आज बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर के जो एमसीएक्स है उसमें और जो हार्ड फॉर्म है उन दोनों में क्यों ऐसा है कि ईटीएफ में इतना ज़्यादा फॉल हुआ थर्सडे फ्राइडे अराउंड 24-25%। एमसीएक्स में 2% ही हुआ बट इतना ज़्यादा ईटीएफ में क्यों है। तो आखिर ये एक्चुअली में ये तो अंडरलाइंग एसेट ही है ना। अगर एमसीएक्स में भी ट्रेड कर रहा है तो ये अंडरलाइंग एसेट है ये सिल्वर का फॉर्म, और एक्सचेंज में भी ट्रेड कर रहा है तो ये अंडरलाइंग एसेट के बिहाफ में ही ट्रेड कर रहा है वहाँ पर। बट हार्ड फॉर्म में इतना फ्लक्चुएशन नहीं है और ईटीएफ में क्यों है इसका रीज़न जानते हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे तो ईटीएफ में आप मिनिमम से मिनिमम परचेज कर सकते हो, 1,000 का, 2,000 का, लाखों करोड़ों का, बट मिनिमम अमाउंट भी अवेलेबिलिटी है ईटीएफ में। बट एमसीएक्स में अगर आप देखोगे तो एमसीएक्स में इसका प्राइजेस बहुत बहुत हाई होता है। मैं एक बार आपको लाइव दिखा देती हूँ। लाइव नहीं है, ये ऑफ मार्केट है, बट एक प्राइस देखोगे आप तो 3,34,000 का है। मतलब आपको अगर मैनिपुलेशन कर भी पाओगे तो आपको इतना अमाउंट चाहिए फ्लक्चुएशन दिखाने में मार्केट में, है ना। और थर्ड सिनारियो हमारा हार्ड फॉर्म, जो सिल्वर का सपोज मान लो 1 केजी का भी अगर आप एक बिस्किट लेते हो तो उसका प्राइस में इतना ज़्यादा आप फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते हो कि आज आप बाई किए और कल जाके सेल कर सकते हो। इतना ज़्यादा लोग हार्ड फॉर्म में नहीं कर सकते। आप खुद भी देखोगे अगर आप सिल्वर लिए होगे तो आज आप लोगे और कल आप सेल कर दोगे। अवेलेबिलिटी यहाँ पे इतना ईजिली नहीं है। एमसीएक्स में नहीं है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हार्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये इतना ईजिली हो नहीं पाता है। तो ईटीएफ में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल डे इंट्राडे कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो। नेक्स्ट डे आज ले गए आप सपोज 10 लाख का और 10 लाख का बेच सकते हो। ये 1-to-1 पर्सन कर सकता है। इस सुनने पे भी लोग इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक और चीज़, जो शार्प करेक्शन आप देखे थे सिल्वर में अभी थर्सडे फ्राइडे वाले मार्केट में, ये शार्प करेक्शन सिर्फ इंडिया वाले मार्केट में ही आया है। ये अदर्स मार्केट में सिल्वर का प्राइस ऊपर था, यूएस मार्केट में। चाइना तो ऑब्वियसली चाइना वैसे भी सिल्वर को शॉर्ट नहीं कर रही है। बस जो करेक्शन आया था वो इंडियन ईटीएफ में देखा था, जैसे टाटा का सिल्वर ईटीएफ, निपॉन का सिल्वर ईटीएफ, एडलवाइस का। देखो दूसरा रीज़न है, पहले तो बजट आने वाला है, ठीक है। बजट आने से पहले बहुत सारा मैनिपुलेशन मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। मैनिपुलेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रीमियम, सपोज मान लो ईटीएफ का जो नैव वैल्यू होता है, किसी भी ईटीएफ का नैव वैल्यू होता है ना। अगर इस ईटीएफ का नैव वैल्यू है, सपोज सिल्वर का किसी भी ईटीएफ का, निपॉन हो, टाटा हो, मेराई हो, उसका नैव वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है और उसके नैव वैल्यू से, नैव वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू, उसके अपने नेट वैल्यू से अगर वो 10 रुपीज़ ऊपर चल रहा है या फिर मान लो सपोज 150 रुपीज़ पे चल रही है, तो ये एक्चुअल वैल्यू से 50% ऊपर है ना। तो एज ए इन्वेस्टर आप किसी भी वैल्यू को पे करने के लिए 50% ऊपर पे कर रहे हो तो उनको लग रहा है कि एक प्रीमियम वैल्यू पे पे हो रहा है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि सिल्वर में क्रैश आया। बट सेकेंड रीज़न है बजट। फोमो में आके किसी भी चीज़ को अगर आप बाय करते हो ना, जैसे मैं बताई थी कि 100 का प्रीमियम है और आप 150 पे ले रहे हो, तो जो इंडियन मार्केट में एक्चुअली में क्या चल रहा है ना कि 12% ऊपर पे एक्चुअल प्राइस पे प्रीमियम पे चल रहा है हम लोग का नैव सिल्वर का, और एक मंथ में 35% ऑलरेडी दे चुकी है। तो ये फोमो था मार्केट में कि जैसे बजट आया, कस्टम ड्यूटी लगेगी, और यूएस का ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन चल रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ कि हाँ वॉर हो सकता है या फिर उनका डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से हाई हो सकता है। जो यूएसए वाला जो उनका टोन था प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का, उनका कहना था कि अब वो ग्रीन लैंड पे फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा लगा कि अच्छा अब क्राइसिस नहीं होगा मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में। तो मे बी अब जैसे कुछ भी अगर मार्केट में क्राइसिस आता है, जो 2020 का देख लीजिए आप, जो कोरोना था, या 2008 का देख लीजिए, तो जब भी मार्केट रन नहीं करेगी तो मेटल रन करेगी। और अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट देने लगता है तो मेटल्स का वैल्यू थोड़ा पॉज मोड में आ जाता है या फिर नीचे आने लगता है। तो जो टोन था उनका यूएस का प्रेसिडेंट का कि वो फोर्स यूज़ नहीं करेंगे और यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, इंडिया पे मे बी वो 25% आज का बात है, वो टैरिफ जो लगाने का बात कर रहे थे वो भी हटा देंगे। तो ये सब एक पॉजिटिव टर्म में आने लगा।
और जो रिटेल्स इन्वेस्टर होते हैं वो ऑब्वियसली हमेशा फोमो में ही बाई करते हैं, जो कि 12% ऊपर पे प्रीमियम पे बाई करना ये एक फोमो ही है कि मुझे ये प्रीमियम कहीं छूट ना जाए, मे बी और मार्केट ऊपर चला जाए। और अचानक से एक सिंगल न्यूज़ से जो प्रेसिडेंट बोले हैं यूएस के, उसके कारण ये मॉर्निंग में सडन सडन फॉल होने लगा। और सडन फॉल 40 मिनट्स का ही था, 40 मिनट्स के बाद वो फॉल जो था वो कवर भी होने लगा। और एक और रीज़न है कि जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा ना, ये सब वीक हो जाएगा। आपका मेटल सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये सब वीक हो जाता है। इन सब का प्राइस बढ़ने लगता है, सॉरी घटने लगता है। और एक और बात, जो जेपी मॉर्गन है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बैंक है, उन्होंने शॉर्ट करके बैठा था सिल्वर को, 200 मिलियन का शॉर्ट करके रखा था, जो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। प्लस और उल्टा उन्होंने बाई कर लिया, अराउंड 700 मिलियंस का बाई किया है, ठीक है, सिल्वर। और जो बैंक ने फिजिकल डिलीवरी बाई किया है, और इसका मतलब ये भी वन ऑफ द रीज़न उनका बाई करने का ये भी हो सकता है, जो चाइना अपना प्रोडक्शन पे जो एक्सपोर्ट पे जो कंट्रोल पे, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल पे रोक लगाया है, उसके कारण से भी उन्होंने मे बी डिलीवरी बाई हार्ड फॉर्म में बाई किया होगा। और दूसरा रीज़न है शॉर्टेज भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनिंग का है, इसलिए शॉर्टेज के कारण का डिमांड बहुत ज़्यादा है इनका। सो सप्लाई टाइट है, प्रीमियम हाई पर है, यूएसए का जो टोन है वो लूज़ हो गया था, प्लस डॉलर का वैल्यू जो स्ट्रॉन्ग है, और वन ऑफ जो जेपी मॉर्गन है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है जो कि प्रीमियम जो सिल्वर का है, क्रैश का कारण, और फिर बाद में उनका कवर करने का कारण। 40 मिनट्स में ही सिल्वर जो क्रैश किया था वो कवर भी कर गया है। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द रीज़न कि आप समझ सकते हो कि सिल्वर में अभी भी ह्यूज डिमांड है। ईटीएफ का प्रीमियम बस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि फोमो में बाइंग हो रहा है, इसीलिए बस ईटीएफ क्रैश किया है। एमसीएक्स पे कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि एमसीएक्स का पता है आपको बहुत हैविली चार्ज होता है यहाँ पे, 3-4 लाख जो भी चल रहा है वैल्यू वो। और और ये बस करेक्शन था, क्रैश नहीं था। सी एक और चीज़, अनयूजुअल कारण हो सकता है सिल्वर का क्रैश होने का, मैं जो बताई फोमो वो ये सब ठीक है, यूएस का ये सब ठीक है, बट अभी भी सिल्वर में कोई भी क्रैश तो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो जो भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, ईवी है, सोलर पैनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इन सब का लॉन्ग टर्म का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मे बी 3-4 मंथ के बाद या भी 6 मंथ के बाद थोड़ा सा पॉज आ जाएगा, थोड़ा सा डिमांड सॉरी प्राइस नीचे भी आ सकता है, बट द ह्यूज डिमांड, वो ग्लोबल माइनिंग सप्लाई जो कांस्टेंट है, इन सब के कारण ना जो क्रैश है, वो टेक्निकल टर्म्स जो भी है, ये सेंटिमेंट वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो बढ़ने, वो सिल्वर को अभी घटने नहीं देगी। क्योंकि ये जो हम लोग सिल्वर को अभी देख रहे हैं फोमो में बाइंग करते हुए, जब वो 1.5 थी, 1.5 लाख पे, तब भी चाइना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे उनका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो, माइनिंग उनका तब तक ये न्यूज़ में नहीं था। जब बहुत ज़्यादा ही सिल्वर अचानक से रैली देने लगा, तब ऐसा लगा कि अच्छा फोमो हो गया है, बाइंग होना चाहिए मार्केट में, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो भी ले लेंगे। ये सब उसके बाद स्टार्ट हुआ। ये न्यूज़ 1-2 साल पहले से है कि वो ईवी में यूज़ कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको चार्ज करने के लिए उनको 1 केजी का सिल्वर चाहिए, है ना? एक गाड़ी के लिए। तो ये सब बहुत बड़ा उनका प्रोडक्शन होगा, डिमांड रहेगा, तभी तो उन्होंने एक्सपोर्ट पे भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है चाइना ने। ये जो करेक्शन आया था ना अभी, जो 22 जनवरी या फिर 23 जनवरी को जो आया था करेक्शन, ये कुछ टाइम 3 मंथ पहले ये करेक्शन फिर से आया था, सेम 21-22 को। लेकिन वो करेक्शन उतना ज़्यादा 24-25% नहीं था, 12-13% था। और उस टाइम पे सिल्वर का प्राइस 132 था। उस टाइम पे भी लोग फोमो में ही थे, बाइंग ही कर रहे थे। बट वैसा न्यूज़ उस टाइम भी आया था, 3 मंथ पहले भी आया था कि मे बी यूएसए थोड़ा पोलाइटली हो रहे हैं, ईरान वाला वॉर करने का बात नहीं कर रहे हैं, डेनमार्क को अपना जो भी वॉर का सिचुएशन है उसको कम करना चाह रहे हैं। ये सब न्यूज़ उस टाइम पे भी आया था। और अभी आया था। और उस टाइम पे क्या था कि यूएस चाइना जो ट्रेड रिलेशन का बात कर रही हूँ मैं, मे बी वो सुधर जाए, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन था वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, एज अ मतलब फियर डिमिनिस्ड हो जाए, और इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल है मेटल में, जो मेटल में पैसा है वो निकल कर उनका बॉन्ड या फिर मार्केट में चला जाए, इसलिए उस टाइम पे भी करेक्शन आया था, पर शार्प इतना ज़्यादा 25% नहीं था, 12% था।
एंड वन ऑफ द रीज़न कि ETF में शार्प करेक्शन क्यों आता है, अचानक से करेक्शन इतना ज़्यादा क्यों आने लगता है MCX के कंपेरेटिव में? क्योंकि लीवरेज जो होता है ना, कंपनी जो लीवरेज देती है 1 लाख के बदले जो 4 लाख का बाइंग होता है, उसमें जल्दी लिक्विडिटी आता है। मे बी अगर शार्प फॉल आने लगे तो पैनिक में लोग सेल भी करते हैं, और जिनका मान लो 4 लाख का बाइंग है और उनका 1 लाख का कैश पे 4 लाख का बाइंग है, तो वो क्या करेंगे, 3 लाख का जो शार्प शेयर करेंगे। इसके कारण भी ETF में या फिर जो एक्सचेंज में कोई भी फंड होता है, ETF में भी आपको मिलेगा बाइंग करने के लिए। सपोज निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 का जो आपके पास 1 लाख है, 4 लाख का दे देगी कंपनी बाई करने के लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि सेफ साइड में अपने 1 लाख का ही रखो, बाकी 3 लाख का बेच देता हूँ, बाकी जो करेक्शन होगा वो देखा जाएगा, और मे बी पूरे का पूरा 4 लाख का सेल कर दे। तो ये करेक्शन भी एक कारण हो सकता है शार्प फॉल का। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझते हैं हम लोग, मैं ये यहाँ पे सिल्वर्स का ETF का लिस्ट खोल के देखी हूँ यहाँ पे। निपॉन का, ICICI, HDFC, SBI, टाटा, आदित्य बिरला, कोटक, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सबका नैव वैल्यू में ना कुछ डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंस मतलब कि किसी का 292 है, किसी का 306 है। क्यों ऐसा? सपोज मान लो एक्चुअली में तो अंडरलाइंग एसेट सिल्वर ही है, तो इतना 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 चेंजेस क्यों है? 5 रुपये का ही चेंजेस है, पर ऐसा क्यों है ना? पहला रीज़न हो सकता है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी एग्जिट रेशियो, सपोज मान लो आप एक ETF रखे हो, उस कंपनी का, हर एक कंपनी का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। दूसरा रीज़न प्राइस डिफरेंसेस का हो सकता है कि सपोज़ निपॉन बहुत पहले अपने आप को लिस्ट कर चुकी होगी मार्केट में। DSP सिल्वर ETF बहुत बहुत लेट, सपोज़ अभी अभी फंड को लॉन्च की है, और जैसे ही सपोज़ मान लो निपॉन इंडिया अपने आप को, निपॉन सिल्वर ETF अपने आप को लॉन्च की होगी, उसी टाइम पे सिल्वर चल गया होगा। इसका मतलब ये है कि उनका क्यूमुलेटिव रिटर्न ज़्यादा होगा। अभी मान लो सपोज़ DSP सिल्वर ETF अभी लॉन्च की है, और उनका सिल्वर अभी लॉन्च के कारण सपोज़ अभी सिल्वर नहीं चल रहा है, तो उनका सिल्वर का रिटर्न, क्यूमुलेटिव रिटर्न जो होगा वो कम होगा। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि दो सिल्वर ETF में जो कि सेम सिल्वर अंडरलाइंग एसेट है, उनके नैव वैल्यू में डिफरेंसेस का रीज़न हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे टाटा सिल्वर ETF ये 29 है, मतलब कि मे बी ये अभी लॉन्च हुआ हो। मैं जो बता रही थी ना आपको कि मे बी लॉन्च डेट दोनों, किसी भी दो फंड का अगर डिफरेंसेस है तो वो क्यों है? क्योंकि उनका लॉन्च डेट, आप इसका देखो, ये टाटा का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इनका लॉन्च डेट जो फंड एज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ये 1 ईयर 11 मंथ है, मतलब सिंस ये 2024 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। बट अब सेकंड देखो, निपॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनका ETF का, तो इनका लॉन्च डेट है हाँ, इंसेप्शन डेट है 2022, क्योंकि ये उनसे 2 साल पहले लॉन्च हुआ है, और इसलिए वहाँ पे सिल्वर का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट होगा और आज का इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हाई रिटर्न है कंपेरेटिवली दोनों में। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इसलिए बता रही थी कि इन दोनों में जो टाटा का डिफरेंसेस है, टाटा का 29 है और निपॉन का 292 है, क्योंकि लॉन्च डेट अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो फंड पहले लॉन्च हो चुका है उनका नैव वैल्यू डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि उस एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। जो फंड अभी लॉन्च हुआ है, उनका उनका फंड का जो एसेट है, जो नैव वैल्यू है, वो आज के डेट से बढ़ना इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब उनका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है। सो बस यही एक डिफरेंस है, क्योंकि नैव वैल्यू में डिफरेंस बताया, क्योंकि आपने बोला कि ETF का सेम है अंडरलाइंग एसेट, फिर भी जो ETF चल रहे हैं वो ज़्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा है, जो गिर रहा है वो ज़्यादा क्यों गिर रहा है। और तीसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि सपोज़ फंड मैनेजर है, वो आपसे, और सपोज़ मंथ के स्टार्टिंग में किसी भी मिड ऑफ द मंथ वो 1 लाख करोड़ रुपए, सब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए वो उठा लिए मार्केट से। पर ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है, फंड मैनेजर का होता है कि उनका ये पूरा मैनेजमेंट अब उनके अंदर है, कि वो कब जो फंड है कब यूटिलाइज करेंगे, सपोज उनका सिल्वर कब लेना है। तो ये है, हो सकता है मे बी वो आज लिए हो और 2 दिन के बाद वो खरीदे होंगे, ये फिर आज लिए, अब वो कुछ टाइम के बाद और सोचेंगे बाद में लेंगे, तो वो जो डिफरेंसेस है वो भी इसका मेन रीज़न हो सकता है प्राइस डिफरेंस का। तो उसके कारण रिटर्न घट भी सकता है। और जो मैं बजट का बात कर रही थी कि बजट में कस्टम ड्यूटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था, तो उससे क्या होता है कि मे बी ऐसा था कि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेगी, तो कम कम करेगी, तो ठीक है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम तो कम हो सकता है, बट चांदी के प्राइसेस में कम हो जाएगा, क्योंकि चांदी ऑलरेडी प्रीमियम पे है ना। मोस्टली बाहर कंट्री से भी, जो बाहर की कंट्री का प्राइसेस है, चाइना चाइना या फिर अदर कंट्री में, उससे ज़्यादा इंडिया में चल रहा है। इंडिया में मैनिपुलेशन के कारण, सपोज मान लो हार्ड फॉर्म में भी बहुत कोई ले रहे हैं, ETF में भी बहुत लोग ले रहे हैं, तो इसके कारण चांदी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है। सी
गवर्नमेंट चाहती है कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ और थोड़ा इनकम कम भी हो, लेकिन सिल्वर का प्राइस गिरे, ताकि बाहर में जो फॉरेन रिजर्व है वो हम लोग का घट रहा है। तो पैसा बाहर ना जाए, डॉलर का अमाउंट है वो बाहर ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट चाहती भी है। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बजट में, और ये बात क्लियर हो गया था। इसलिए जो बड़े बड़े डीलर्स थे उन्होंने क्या किया कि वो सेल कर दिया कि हाँ, ऐसा जब ऐसा कुछ होने ही वाला ही नहीं है, तो फिर जो चल रहा है मार्केट में सिल्वर का वो तो होगा ही